हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन की जो पिछली क्लास थी उसके आगे हम लोग आज चलते हैं और जो विकासशील और विकसित राष्ट्रों की नीतियां हैं उनको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार देखिए जरा, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था तो उसमें जो विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के प्रति जो नीतियां थी और जो उनके शोषण का तरीका था उसमें थोड़ा सा बदलाव था और उसकी बातें हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब इस बात के विरोध में जो विकासशील देश हैं उन्होंने आपस में संगठन बनाए और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की और उन्होंने विकसित राष्ट्रों के जो गुट थे उनसे अपने आप को बहुत हद तक अलग रखने की कोशिश की। लेकिन भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में बहुत सारे देश इस पूंजीवादी व्यवस्था से अछूते नहीं रहे और विश्व व्यापार संगठन के आने के बाद में ये जो भूमंडलीकरण है इसमें और ज्यादा क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। तो अब विकासशील देशों की क्या नीतियां रही उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, उत्तर दक्षिण संवाद। देखिए, भौगोलिक आधार पर समस्त संसार दो गोलार्धों उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित है। उत्तरी गोलार्ध में यूएसए, यूके यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय विकसित देश आते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका व एशिया के अविकसित, पिछड़े हुए, गरीब तथा विकासशील देश शामिल हैं। देखिएगा, राजनीतिक शब्दकोश में विकसित देशों के लिए उत्तर तथा विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर से तात्पर्य पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले विकसित औद्योगिक देशों से है। जहां पर तकनीकी विकास व उत्पादन अपने चरम पर है, वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ये समस्त विश्व के 70% पूंजी संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। इसके विपरीत दक्षिण से तात्पर्य उन विकासशील देशों से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं। उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन देशों में तरह तरह की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं हैं। पूंजी की कमी, प्रति व्यक्ति कम आय, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि दक्षिण के विकासशील देशों की मुख्य समस्याएं हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योग प्रधान श्रेणी में हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान व अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देश जो दक्षिण श्रेणी में हैं आते हैं।
उत्तर दक्षिण संवाद नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच जारी रहने वाले व्यक्तिगत संपर्कों का कार्यक्रम है। इसके लिए दोनों में परस्पर होने वाले प्रत्यक्ष वाद विवाद को शामिल किया जाता है। उन्नीस सौ 1964 से 1967 तक व्यापार व प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते, जिसे आप लोग गैट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, के तहत विकसित तथा विकासशील देशों में निर्यात व्यापार संबंधी कुछ विचार विमर्श हुआ, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1970 के दशक के प्रारंभ में ही विकासशील देश आर्थिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण पर जोर देने लगे। यूएन महासभा ने 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु घोषणा व कार्यक्रम का मसौदा पारित किया। तब से अंकटाड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आदि के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन की मांग बढ़ने लगी। उत्तर से विकसित देशों ने इस बात को महसूस किया कि विकासशील देशों की उचित मांगों की अनदेखी करना गलत है। इसलिए उन्होंने आपसी विचार विमर्श प्रक्रिया आरंभ की, जिसे उत्तर दक्षिण संवाद कहते थे। इसकी हेडिंग डालिएगा, उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास लिखिए। निम्नलिखित प्रयास शामिल है। नंबर 1, 1975 की पेरिस वार्ता। यूएन महासभा द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा के बाद यह प्रथम प्रयास था जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना था। दिसंबर 1975 में विकसित व विकासशील देश के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना था। इस सम्मेलन में 8 विकसित व 19 विकासशील देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन का श्रेय अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंजर को जाता है। हेनरी किसिंजर को जाता है। यह सम्मेलन 18 महीने चला और 1977 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिएगा। सेकंड, ब्रांड आयोग। पेरिस सम्मेलन असफल होने पर विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा के सुझाव पर अंतरराष्ट्रीय विकास मुद्दों से निपटने के लिए
1977 में एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित किया गया जिसे ब्रांड आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांड थे। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर L.K. झा इस आयोग में थे। देखिए, आयोग की रिपोर्ट नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल तथा कॉमन क्राइसिस नाम से जारी हुआ। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि विश्व शांति व सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण में पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है। थर्ड हम लिखेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र। महासभा ने 25 अगस्त 1980 को विकसित व विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में विचार हेतु यह सम्मेलन बुलाया। इसमें विकासशील देशों ने अधिक आर्थिक सहायता, अधिक स्वतंत्र व्यापार, कच्चे माल की स्थिर कीमतें आदि की मांग विकसित देशों के सामने रखी। लेकिन विकसित देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट लिखिएगा कानकुन सम्मेलन। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको के कानकुन शहर में 1981 में यह सम्मेलन हुआ जिसमें 14 विकासशील व 8 विकसित देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उत्तर दक्षिण संवाद की प्रगति को जांचना था। सोवियत संघ व क्यूबा ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। विकासशील देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व बैंक तथा IMF के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें अधिक प्रासंगिक बनाया जाए। लेकिन विकसित देशों ने इसका विरोध किया और कहा कि इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय को माना जाए। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक व IMF का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का नागरिक होता है। यूएनओ में ये देश अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली जानकारी न्यूयॉर्क सम्मेलन 1983। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें उत्तर दक्षिण संवाद को विकसित करने पर बल दिया गया। किंतु अमेरिका व G7 की हठधर्मिता के कारण कोई निर्णय नहीं निकला। अगला गैट समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते द्वारा संचालित होती थी जिसे गैट कहते थे। 1986 तक इसके 8 सम्मेलन हुए
8वां सम्मेलन 1986 में उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका में हुआ, जिसमें 100 देशों ने भाग लिया। ठीक है। इस सम्मेलन में आगामी 4 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर गैट की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विचार हुआ, लेकिन 7 वर्ष बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसका 8वां दौर उरुग्वे के शहर पुंता डेल अस्त में शुरू हुआ। उरुग्वे दौर की वर्तमान वार्ता में कृषि को भी शामिल किया गया। – 1990 तक उरुग्वे वार्ता किसी सर्वमान्य हद तक पहुंचने में असफल रही। 1991 में गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने गैट के भावी स्वरूप पर 500 प्रश्नों की अपनी प्रस्ताव सूची पेश की। विकासशील देशों ने डंकल प्रस्तावों का विरोध किया, क्योंकि इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल करके विकासशील देशों की मांगों और आवश्यकताओं की अनदेखी की गई और विकसित देशों के हितों का ध्यान रखा गया। WTO की स्थापना 1995 में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 ब्रैकेट में। जून 1992। इसका दूसरा सम्मेलन 1997 में हुआ। इनका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करना था। पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। इसमें विकसित व विकासशील देशों ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। ठीक है, इस सम्मेलन में उत्तर दक्षिण देशों में निम्न मुद्दों पर मतभेद थे। नंबर 1, जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या पर दोनों देश अपने अपने रीजन प्रस्तुत करते हैं। विकसित देश कहते हैं कि विकासशील देशों ने जनसंख्या का संसाधनों पर इतना प्रेशर बढ़ा दिया है जिसके कारण जो व्यवस्थाएं हैं उनमें डिस्टरबेंस आ गया है। वहीं विकासशील देश कहते हैं कि विकसित देशों की जो आलस्य भरी प्रकृति है और आराम जो तलब, जो उनका जो तौर तरीका है रहने का, उसके कारण जो प्रकृति है उस पर बोझ बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण समस्याएं आ रही हैं। दूसरा लिखिएगा, तकनीकी हस्तांतरण। ठीक है, इसमें इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। विकसित देश यानी कि विकासशील देश कहते हैं
कि जो तकनीकी विकास है अपने साथ में कुछ दोष भी लेकर आता है और जो पर्यावरण के लिए खतरा भी पैदा करता है। यदि तकनीक का उचित प्रयोग और हस्तांतरण अच्छे से हो तो इन दोषों से निजात पाई जा सकती है। ठीक है। अब जो विकासशील देश हैं वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी उचित तरीके से आए जिसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए हो सके, लेकिन विकसित देशों का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना, कि टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करके वो क्या करें, लाभ कमाएं, उसका दाम भले ही कितना भी ऊंचा हो। अच्छा, जब तकनीकी का दाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तो विकासशील देश तकनीकी का प्रयोग कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर कर नहीं पाएंगे तो तकनीकी किस काम की। तो ये जो समस्या है कि भाई तकनीकी का वो यूज करना चाहते हैं अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी मिल नहीं पा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, महंगी है, और विकसित राष्ट्र उसको देने के लिए तैयार नहीं है उस कम कीमत पर, क्योंकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये समस्या है। ठीक है। तीसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। इसी सम्मेलन में एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम था UNFCCC। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके बहुत ढेर सारे सम्मेलन हो चुके हैं। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन दुबई में हुआ था। अब इसमें भी विकसित और विकासशील देशों के मध्य बहुत विवाद है। भाई, भारत का कहना है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे। कहने का मतलब कि हम जितना CO2 का उत्पादन करेंगे उतने का हम शमन भी कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका के सामने जब बात रखी जाती है कि भाई देखो, आप लोग एक विकास के स्तर को प्राप्त कर चुके हो तो आप लोग अपने कार्बन इमिशन को क्या करो, कम करो। तो अमेरिका और जो पूंजीवादी देश हैं वो बिफर जाते हैं, कहते हैं कि पूरी क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या हम ही लोग जिम्मेदार हैं? विकासशील राष्ट्र भी तो जिम्मेदार हैं, चीन और भारत जैसे देश। इनसे आप पहले कहिए कि ये कम करें। तो वहां पर सहमति बन नहीं पा रही है। यहां तक कि पेरिस सम्मेलन जो एक मानक स्थापित होता है इस ग्रीन हाउस गैस के लिए, जो 2015 में हुआ था, वहां पर अमेरिका उससे बाहर हो गया और बिल्कुल भी वो झुकने को तैयार नहीं था कि कार्बन इमिशन को क्या कर। वो कहता है कि सभी कम करेंगे तभी हम कम करेंगे, अगर कोई कम नहीं करेगा तो हम भी कम नहीं करेंगे। तो विकसित देशों को यह समझना होगा, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका है, कि भाई हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से लगातार तापमान, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जलवायु संबंधी बहुत सारी समस्याएं लगातार क्या हो रही हैं, पैदा होती जा रही हैं, जिनके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अक्सर बिन मौसम बारिश, कभी ओला पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब बाढ़ आ रही है। तो ये पहले भी होते थे, लेकिन अब इनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले ओला नहीं पड़ता था या बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन जो आवृत्ति है वो इतनी ज्यादा होती जा रही है कि जो पर्यावरण का संतुलन है बिल्कुल से क्या हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण विनाश। वही कारण है उनका भी। पांचवा, वन, और छठा, धन। ठीक है। अब जो पर्यावरण के विकास के लिए या बहुत सारी परियोजनाएं उनको चलाने के लिए विकासशील देश चाहते हैं कि जो एक कोई नई संस्था बनाई जाए और नई संस्था के द्वारा इस पर धन खर्च किया जाए। लेकिन विकसित राष्ट्र कहते हैं कि नहीं नहीं, जो पहले से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो UN है, वही इसकी सब कुछ क्या करे, देखभाल करे, और यही इस पर अपना की खर्च करे, और विश्व बैंक इस पर नजर रखे। कुल मिलाकर जो विकसित राष्ट्र हैं वो किसी न किसी तरह से अपने वर्चस्व को बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि विकासशील देशों को
बहुत ज्यादा मौका न मिले। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अनेक अंतर विरोधों के बावजूद भी इस सम्मेलन में आगामी शताब्दी के लिए विकास तथा पर्यावरण सुधार योजना के लिए धन जुटाने पर आम राय बनी। इस सम्मेलन में जैव विविधता संधि भी हुई जो 1993 में लागू हुई, लेकिन यूएसए ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिस कारण पर्यावरण सुधार के लिए वन संरक्षण के लिए किसी कोष की स्थापना न हो सकी। 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें 70 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका ने विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाली गैसों को नियंत्रित करने की किसी मात्रात्मक लक्ष्य पर सहमति न हो सकी। नेक्स्ट एक डालिएगा दक्षिण दक्षिण सहयोग। साउथ साउथ कोऑपरेशन। देखिए, इसमें नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद शुरू हुआ, परंतु विकसित राष्ट्रों के अपेक्षापूर्ण व अड़ियल व्यवहार के कारण इसमें सफलता नहीं मिली। विकसित देशों पर ऋणों का भार बढ़ने लगा। उन्हें प्राप्त होने वाली अधिकतर विदेशी सहायता का हिस्सा ब्याज भुगतान में ही खर्च होने लगा। विकासशील देशों पर ऋणों का भार लगातार बढ़ने लगा। विकासशील देश यह महसूस करने लगे यह उनके हित में नहीं है, अतः उन्होंने दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करनी चाहिए। इसलिए विकासशील देशों ने दक्षिण के गरीब व अल्प विकसित देशों के सहयोग के आधार तलाशने शुरू कर दिए। विकासशील देशों को दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। नाम से जानी जाती है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का आरंभ 1968 में आयोजित अंकटाड सम्मेलन नई दिल्ली से माना जाता है।
1976 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन तथा चौथे अंकटाट सम्मेलन में विकासशील देशों के आपसी व्यापार तथा सामूहिक अंतर्निर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्नीस सौ 82 में न्यूयॉर्क में G77 ब्रैकेट में लिखना विकासशील देशों का समूह है, 77 देश हैं, विकासशील देशों का समूह। देशों ने आपसी व्यापार में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्नीस सौ 86 में गुट निरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद की बजाय दक्षिण दक्षिण संवाद पर बल दिया गया। इसमें रॉबर्ट मुगाबे ने स्पष्ट कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता के बिना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। इंडिया लेकर दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रयास। दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रयास। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख मंच अंकटाड, G77, G77, NAM, G15, G15, दक्षिण आयोग, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, SCO, शंघाई सहयोग संगठन, प्रमुख मंच हैं। इनके माध्यम से दक्षिण दक्षिण संवादों का विकास हुआ और विकासशील देशों के आपसी सहयोग में वृद्धि हुई। इन संस्थाओं के प्रयासों का वर्णन निम्न है। देखिए जरा सर, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब उत्तर दक्षिण संवाद से बात नहीं बनी और विकासशील राष्ट्रों को यह समझ में आ गया कि विकसित राष्ट्रों के सहयोग से हमारा भला होने वाला नहीं, तो अब उन लोगों ने आपस में ही मंच बनाने शुरू किए, जिसके माध्यम से आपसी संबंधों को बढ़ावा देकर के अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को सुनिश्चित किया जा सके। 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इस तरह के संगठन बने जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए बड़े फेमस रहे, जिनमें दो संगठन ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन बहुत फेमस है। भारत और दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने आपस में सहयोग के द्वारा एक संगठन की स्थापना की थी, जिसको आप लोग सार्क कहते हैं, हिंदी में इसको दक्षेस कहा जाता है। इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था और इसका मुख्यालय आप लोग जानते हैं 1985 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू बनाया गया। भारत दक्षिण एशिया के नेता के तौर पर उभरा है और एशिया में भारत अब महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है, या यूं कहें कि महाशक्ति बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे देश अब हेल्प के लिए भारत की ओर क्या करते हैं, टकटकी लगाए देखते हैं। लेकिन सार्क की बात करें तो सार्क में एक देश है पाकिस्तान।
और जिसके कारण ये सार्क की जो समस्या है, जो सार्क का जो काम करने का तरीका है, वो सुचारू रूप से चल ही नहीं पाया कभी। इसलिए भारत ने इस संगठन को दरकिनार करके एक नए संगठन बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एजुकेशनल कोऑपरेशन की स्थापना की। सॉरी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान है नहीं, तो इसके कारण भारत ने अब सार्क की ओर देखना छोड़ करके किस ओर ज्यादा देखना शुरू कर दिया, बिम्स्टेक की तरफ, ठीक है। तो ब्रिक्स फेमस है ही, ठीक है ना। हालांकि इस बार इसमें बहुत सारे सदस्यों को और भी जोड़ा गया है, ठीक है, और इसके कारण इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसको भी ब्रिक्स प्लस अदर्स के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ संगठन इनके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला नंबर लिखिएगा, अंकडाट सम्मेलन। लिखिएगा, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को हुई। इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अंकटाड का छठा पेरिस सम्मेलन विकासशील देशों के आपसी सहयोग का अच्छा प्रयास था। इसके 8वें कार्टाजेना सम्मेलन 1992 में विकास की नई साझेदारी की बात की गई, जिसमें संसार के 40 विकासशील देशों ने द्विपक्षीय अधिकृत ऋण को माफ करने की अपील की और ऋण मांग व भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरंत प्रयास करने को कहा गया। अंकटाड का मंच विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण दक्षिण संवाद का महत्वपूर्ण अंग है। अब लिखिएगा G77, G77। लिखिएगा, सभी नवोदित राष्ट्र जो यूएनओ के सदस्य बने, उनमें से 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे। इन देशों ने अपने को G77 कहना शुरू किया। इस संगठन की स्थापना यूएनओ के तत्वाधान में 1964 में हुई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश हैं, जो अपने समान आर्थिक हितों के कारण नई विश्व अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। G77 एक आंतरिक समूह है। G77 का एक आंतरिक समूह है जिसे G24, G24 के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है। आज G77 ऐसे देश हैं जो साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रह चुके हैं। यह संगठन एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के ऐसे देशों की एकता व सहयोग का प्रतीक है जो देश समुद्री कानून, शस्त्र नियंत्रण, अणु ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि मुद्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को विकासशील देशों के हितों की तरफ मोड़ना चाहते हैं, ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास की धारा में शामिल हो सके। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ। इसमें अधिकतर नवोदित स्वतंत्र विकासशील देश शामिल हैं। 1975 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों को
लीमा सम्मेलन में विकासशील देशों को आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए संहति कोष की स्थापना करने की स्वीकृति हुई। वस्तुतः गुट निरपेक्ष सम्मेलन की स्थापना में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासेर व यूगोस्लाविया के टीटो का बड़ा योगदान था। उन्नीस के बेलग्रेड सम्मेलन में भारत के पीएम राजीव गांधी ने उत्तर दक्षिण सहयोग में वृद्धि करने के लिए संस्थागत ढांचे में बदलाव की बात कही। उन्नीस की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ देशों के पास पर्याप्त धनराशि है तथा कुछ के पास अच्छी तकनीक है, इसलिए उनके लिए यही हितकर होगा कि वे उत्तर के देशों की तरफ भागने की अपेक्षा आपस में पूंजी व तकनीक का आदान प्रदान करें। इससे दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। डालिएगा G15। लिखिएगा G15 विकासशील देशों का एक समूह है। यह तृतीय विश्व के विकास के लिए एक आंदोलन का स्वरूप धारण करता जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन 1 जून 1990 को कुआलालंपुर में हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग की कार्यवाही में गति लाना था। इस सम्मेलन में चिकित्सा और सुगंधित पौधों के लिए एक जींस बैंक की स्थापना तथा सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप, छोटे रेफ्रिजरेटर, कोर्स और डायर्स के वास्ते सौर ऊर्जा की कार्यप्रणाली का विकास में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। G15 का चौथा शिखर सम्मेलन 1993 में नई दिल्ली में हुआ। G15 के 1996 हरारे सम्मेलन में विकसित देशों के श्रम मानकों का विरोध किया गया। इसकी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि WTO को विकसित देशों के दबाव में नहीं आना चाहिए। भारत ने कहा कि श्रम मुद्दे व्यापार से संबंधित न होने के कारण विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखे जाने चाहिए। उन्नीस में केन्या इसमें शामिल हुआ। G15 के सम्मेलनों द्वारा विकासशील देशों में आपसी सहयोग व समन्वय की भावना का विकास किया गया है। अपने सीमित समय में ही G15 एक शक्तिशाली कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह निरंतर दक्षिण दक्षिण संवाद को आगे बढ़ाते हुए
विकासशील देशों में आपसी तकनीकी सहयोग व पूंजी निवेश द्वारा आत्मनिर्भरता की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प है। नेक्स्ट लिखिएगा दक्षिण सहयोग। दक्षिण आयोग लिखिएगा। हरारे के गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 1986 में हुआ था। हरारे के गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1986 में विकासशील देशों ने आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद 1987 में अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में खुला। तंजानिया को इस 28 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष तथा भारत को महासचिव का पद प्राप्त हुआ। इसके उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष नेरेरे ने कहा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और ऋणदाता देशों द्वारा लागू की गई नीतियों से विकासशील देशों को निराशा ही हुई है। इसकी दूसरी बैठक मार्च 1988 को कुआलालंपुर में हुई। नेक्स्ट आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लिखिएगा ब्रैकेट में 1967, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया व इंडोनेशिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य, इसमें तिमोर लेस्ते को भी शामिल कर लिया गया है। तिमोर लेस्ते नया सदस्य है इसका। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कृषि, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में साझे मामलों पर परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट लिखिएगा सार्क। ठीक है, जिसको दक्षेस कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, 1985 में स्थापना हुई थी इसकी, 1985। इसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव हैं। दक्षिण एशिया व्यापार समझौता, जिसको SAPTA कहते हैं, साफ्टा, स्वीकार करने के बाद दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण इस संगठन ने अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं की।
जिसके जिसके उपरांत भारत ने एक नए संगठन बिम्स्टेक की ओर ध्यान दिया। इसमें पाकिस्तान की जगह म्यांमार को शामिल किया गया। ठीक है, देख लीजिएगा हिमतक्षेस, अगला संगठन हिमतक्षेस, देखिएगा जरा। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसका पूरा नाम हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें हिंद महासागर के तट पर बसे देश इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, केन्या, मॉरिशस आदि देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य इन देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है और आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार का निर्माण करना है। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग की भावना का विकास कर रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जरा। इस तरह दक्षिण दक्षिण संवाद को मजबूत बनाकर दक्षिण के देशों को एकजुट किया जा सकता है। इसी पर इन देशों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास निर्भर करता है। विकासशील देशों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। कुछ देशों के पास तो पूंजी है और कुछ के पास तकनीकी ज्ञान। इन देशों को विकसित देशों से मदद लेने के बजाय आपस में ही तकनीकी ज्ञान व पूंजी का हस्तांतरण करना चाहिए। व पूंजी का हस्तांतरण करना चाहिए। लेकिन इनके रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन देशों में आपस में मतभेद है। ये आपसी सहयोग के बजाय विकसित राष्ट्रों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। आज एशिया के तेल निर्यातक देश चाहे तो वे गरीब विकासशील देशों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। लेकिन समन्वित दृष्टिकोण के अभाव में वे ऐसा करने में अयोग्य हैं। यदि विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनना है तो पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर उन्हें एक मंच पर आना ही होगा। इसके बिना उनका कल्याण संभव नहीं। यदि वे एकजुट होकर
उत्तर के देशों पर अपना दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं। तो अवश्य ही वे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विकसित राष्ट्रों को मना सकेंगे और वर्तमान अन्यायपूर्ण और असमान आर्थिक संबंधों का अंत करके दक्षिण के देशों में नए युग की शुरुआत करेंगे। दक्षिण के देशों में नए युग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, और कुछ बातें हैं, ठीक है, जिनको हम लोग थोड़ा सा भी जानेंगे। ठीक है, और उनके बारे में विशेष रूप से हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए जरा, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको यूएनओ कहते हैं। ठीक है, क्यों जरूरत, क्यों, देखिए जरा। मान लीजिए कि एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर दो लोगों के बीच में मान लीजिए लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े को शांत करने का तरीका क्या है? एक तरीका ये कि कुछ लोग एक के साइड हो जाएं और कुछ लोग दूसरे के साइड हो जाएं, ढंग से झगड़ा हो। दूसरा तरीका यह है कि जितने लोग हैं वो सभी उन दोनों को समझाने का प्रयास करें और आपसी सहमति से मामले का सरलतम हल क्या करें, खोज लें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि वह अपने जो जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी उसके लिए सफल नहीं हो पाया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्षों बाद समाप्त होने के लगभग 20-21 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसका मतलब राष्ट्र संघ असफल रहा। आगे जब हम चलते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन विश्व युद्धों की संभावना क्या हो गई, टल गई। बहुत जगह आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र अपनी मूल प्रकृति में असफल है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना हुई थी वहां पे बहुत सारी चीजों में वह सफलता हासिल नहीं कर पाया। भले ही असफल रहा हो लेकिन बहुत सारी बातों में उसकी सफलता भी निहित है। क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर युद्धों की बात करें तो आप हर एक को समझा नहीं सकते, लेकिन किसी पक्ष को समझा सकते हैं। अगर उसको समझाने के बाद में मामला हल हो जाता है तो ये सफलता है। और एक बड़ा युद्ध होने की जगह छिटपुट संघर्ष में मामला शांत हो गया तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे लिखने पाया जाता है, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में यूएनओ प्रभावहीन हो गया है?
जैसे अभी हाल ही में अगर बात करें रूस यूक्रेन संघर्ष में, और अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन संघर्ष था, उसमें अगर यूएनओ की भूमिका देखें तो यूएनओ की बात वहां तक पहुंची नहीं और उन लोगों ने उनकी बात को अनसुना किया। लेकिन बहुत सारी जगह उसको सफलता भी मिली, बहुत जगह जहां आपदाएं आती हैं वहां यूएन की संस्थाएं जाती हैं, हर जगह शांति के प्रयास करते हैं, और यूएन की सेनाएं भी बहुत जगह क्या रहती हैं, उपस्थित रहती हैं आतंकवादी गुटों से मुकाबले के लिए। तो जब आंसर लिखो तो बैलेंस लिखो, ऐसा लिखो कि कमियां तो मान लीजिए हैं ही, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी भी आपको दिखानी है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं कि सब नकारात्मक ही हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा क्यों। नंबर 1 लिखिएगा, विश्व में युद्ध की शुरुआत अकेले संभव है, लेकिन शांति के लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। दूसरा, वर्तमान में आतंकवाद व पर्यावरणीय समस्या राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है, अर्थात वैश्विक है, अतः इनका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। थर्ड नंबर, शांति अविभाज्य है, विश्व के एक भाग में उत्पन्न अशांति समूची मानवता के लिए संकट पैदा कर सकता है, जैसे सीरिया शरणार्थी संकट से यूरोप प्रभावित हो गए। अब कुछ बातों की चर्चा करेंगे, जरा हेडिंग डालिएगा, सुरक्षा परिषद। इसका अंग है यूएन का ही सुरक्षा परिषद। लिखिए, विश्व में शांति की स्थापना का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद का है, जिसके द्वारा देशों के बीच विद्यमान विवादों का समाधान किया जाता है। परमाणु हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित करना, तथा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर आक्रमण, विश्व शांति पर हमला माना जाता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद द्वारा आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध व्यापारिक व आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे वर्तमान में उत्तर कोरिया व ईरान पर लगे हैं। तीसरा, इसके अतिरिक्त राज्य के विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है, जैसा 1990 में इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई हुई थी, क्योंकि इराक ने कुवैत पर हमला किया था। ठीक है, देखिए, अब जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो प्रति 2 वर्ष पर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, 5 नए आ जाते हैं। ठीक है, शांति की स्थापना के लिए 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और इन 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार है। इसमें यूएसए है, यूके है, चाइना है,
रूस है और फ्रांस है। ये 5 देश है सुरक्षा परिषद में। यही डालिएगा पीस मेकिंग। पीस माने होता है शांति, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग। शांति बनाना, शांति बनाए रखना और शांति को बढ़ाना। लिखिएगा वीटो के दुरुपयोग के कारण सुरक्षा परिषद अपनी बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप यूएनओ के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में पीस कीपिंग फोर्स तैनात की गई। पीस कीपिंग के द्वारा युद्ध में शामिल पक्षों को अलग अलग किया जाता है, जबकि पीस मेकिंग के द्वारा युद्ध को उत्पन्न होने के पूर्व कूटनीतिक रूप में हल करने का प्रयत्न किया जाता है। पीस बिल्डिंग के द्वारा विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा शांति स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, यहीं डालिएगा सुरक्षा परिषद की आलोचना। सुरक्षा परिषद की आलोचना। विश्व में यूएन शांति स्थापना में विफल हुआ है। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार परमाणु हथियार और प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण इसका उदाहरण है। फिलिस्तीन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका तथा यूक्रेन संकट पर यूएनओ की भूमिका अप्रभावशाली रही। नेक्स्ट, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भी यूएनओ अप्रभावी रहा। नेक्स्ट, वर्तमान में सुरक्षा के लिए देश नेटो पर भरोसा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ पर नहीं। ठीक है, जानते हैं नेटो आप लोग, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, NATO। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी में। ठीक है, अब यूएनओ लोग अक्सर जितने भी यूरोप के जो देश हैं वो नेटो में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि नेटो की थीम है, इसी पर कार्य करता है कि अगर कोई दूसरा देश नेटो के सदस्य देश पर हमला करता है तो नेटो की सेनाएं उस पर क्या करेंगी, हमला कर देंगी। तो लोग यूएन की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं? नेटो की तरफ, यानी कि अमेरिका। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो हेड है वो लगभग कौन है? अमेरिका है। देखिएगा, सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1267 एवं 1373 पारित करके आतंकवाद को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। फिर भी मसूद अजहर के केस में चीन द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। नागरिक समाज के द्वारा शांति स्थापना की पहल। नागरिक समाज द्वारा शांति स्थापना की पहल, इसमें लिखिएगा, यूरोप के युवाओं के द्वारा वर्तमान में परमाणु हथियारों को समूचे विश्व में समाप्त करने के लिए ICAN की पहल की गई, मतलब इंटरनेशनल कैंपेन एबोलिशिंग न्यूक्लियर वेपन। और यूएनओ के सम्मेलन द्वारा 120 से ज्यादा देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यद्यपि परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। सुरक्षा परिषद में सुधार। आवश्यकता क्यों है? देखिएगा,
सुधार की आवश्यकता क्यों है? इसमें नंबर 1, जापान जर्मनी विश्व अर्थव्यवस्था के केंद्र बन चुके हैं, जबकि अभी भी ब्रिटेन व फ्रांस उसमें शामिल है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दौरान इसके सदस्य 51 थे, जिसमें बहुमत सदस्य यूरोप एवं अमेरिका से थे, जबकि वर्तमान में 193 सदस्यों में बहुमत एशियाई अफ्रीकी देशों का है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में अफ्रीकी महादेश से एक भी देश नहीं है, जबकि यूएनओ में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या 54 अफ्रीका महाद्वीप से है। नेक्स्ट, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यूएनओ के बारे में हमने चीजों को जाना और समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है, आप लोग से फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है।